28 अक्टूबर सिस्टर निवेदिता का जन्मदिन है। जैसा कि सब लोग को मालूम है कि 2 साल पूर्व सिस्टर निवेदिता की 150वीं जन्म जयंती बड़े उत्साहपूर्वक देश विदेश में मनाई गई थी। और उस समय डबलिन में, आयरलैंड में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी हो गई और जिस मकान में जन्म हुआ था निवेदिता का, उसको रिनोवेट किया गया। सिस्टर निवेदिता की एक प्रतिमा भी वहाँ डबलिन में रखी गई है। उसका अनावरण भी हुआ 2018 में। और जिस मकान में दार्जिलिंग में उन्होंने शरीर त्याग दिया था, 13 अक्टूबर 1911 को, वो मकान पश्चिम बंगाल ने खरीद करके रामकृष्ण मिशन को दे दिया ताकि रामकृष्ण मिशन का एक सेंटर दार्जिलिंग में शुरू हो सके। इस प्रकार से कई घटनाएं हुई। बाग बाज़ार में जिस मकान में सिस्टर निवेदिता ने स्कूल प्रारंभ की थी, वह भी पश्चिम बंगाल सरकार ने उसको खरीद करके शारदा मठ को दिया। तो अभी वो शारदा मठ के अंतर्गत वह सेंटर हो गया है जिस जगह पर निवेदिता अपनी स्कूल चलाती थी। वो मकान भी एक्वायर कर लिया गया। इस प्रकार से सिस्टर निवेदिता की 150वीं जन्म जयंती पर काफ़ी चीज़ें हुई 2 साल पूर्व। हम लोगों ने भी सेमिनार किया था, नेशनल सेमिनार भी किया था। तो ये मिस मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल इनका नाम था और 28 अक्टूबर 1867 में 1867 में 28 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ आयरलैंड में। और इनके पिताजी का नाम था सैमुअल रिचमॉन्ड। ये प्रिस्ट थे, खुद ही क्रिश्चियन प्रिस्ट थे। परंतु सिस्टर मिस मार्गरेट नोबल ये पिताजी से बहुत प्रश्न पूछा करती थी और उनको सब कुछ जानने की बड़ी इच्छा थी। और ये काफ़ी, इनके पिताजी भी बहुत ही आध्यात्मिक थे और उनको वो इनकरेज करते थे प्रश्न पूछने के लिए बच्ची को। और उन्होंने ये भी कहा था एक बार, हालांकि उसकी उम्र जब 10 साल थी मार्गरेट की, तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। पर उसके पहले उन्होंने एक बार कहा था कि तुमको शायद भारत जाना पड़ेगा, बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा। मानो उनको प्रीमोनिशन हुआ होगा। तो ये बचपन से उसको धर्म के संस्कार मिले थे और बचपन से ही उसको इस प्रकार से प्रश्न पूछने की वो स्वाधीनता दी गई थी कि वह प्रश्न पूछ करके अपनी जिज्ञासा को शांत करे। ऐसा नहीं कि सबको मान ले अंधविश्वास के समान। ये उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी मिस मार्गरेट को। और इतनी अधिक वो पढ़ने के प्रति, लिखने पढ़ने में इतनी अधिक रुचि थी। 17 साल की उम्र में तो वो शिक्षिका बन गई और वो आदर्श शिक्षिका मानी जाती थी उस समय। विंबलडन में उसने फिर खुद की स्कूल शुरू की थी। अब 1895 में जब स्वामी विवेकानंद लंदन में उनके लेक्चर हुए, तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के साथ उनकी नवंबर 1895 में जो उनका प्रथम प्रवचन उन्होंने सुना, बस प्रथम प्रवचन सुनने से ही वे बहुत प्रभावित हुई और फिर एक भी प्रवचन उन्होंने छोड़ा नहीं स्वामी जी का। जो इतने भी प्रवचन हुए लंदन में स्वामी जी के, सब उन्होंने अटेंड किए। और स्वामी जी भी, और प्रवचन के बाद बहुत प्रश्न पूछा करती थी। स्वामी जी चुटकी भर के कहते थे, यस मिस बट प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, क्योंकि वो पूछती थी, हाँ हाँ आपने ये कहा ठीक है, बट वो बट उनका हमेशा रहता ही था। तो यस व्हाट डू यू से मिस बट, ऐसा पूछकर स्वामी जी उन्होंने मजाक करते थे, पर वो खुश होते थे। और वो जब निवेदिता ने कहा, बहुत बात की बात है कि उन्होंने कहा कि लोग मुझे बोलते हैं, क्यों तुम स्वामी जी को इतना परेशान करती हो, बार बार ये सब पूछते रहती हो, उनको डाउट करती हो, संशय करती हो। स्वामी जी ने ग्रेवली कहा था, लेट नन रिग्रेट दैट दे वर डिफिकल्ट टू बी कन्विंस्ड। किसी को इसके लिए पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि उसको
कोई जिज्ञासा शांत करने के लिए समय लगा। आई फाउट विद माई मास्टर फॉर लॉन्ग 5 years एंड दैट इज़ वाई वॉट आई एम। उन्होंने कहा कि किसी को भी इसके लिए पश्चाताप नहीं करना चाहिए कि वो जल्दी से मानने में उनको समय लगता है, कभी मान लेना नहीं चाहिए। उन्होंने खुद ने कहा था, मेरा संदेश भी ऐसे मान मत लो, क्वेश्चन करो मुझे, यू आस्क मी। ही गेव दैट फ्रीडम। और ये भारत की परंपरा है। भारत की परंपरा में पहले से शास्त्रों में भी लिखा है, शास्त्रार्थ करने की बात है। शास्त्रार्थ करो, पूछो, प्रतिपक्ष करो, और इसीलिए पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष ये सब शास्त्रार्थ करके अच्छी तरह से समझ लो, देन यू विल बी कन्विंस्ड। ऐसे मान लिया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आपका मन में आपने उसके बारे में ठीक से सोचा नहीं है, मान लिया, ऐसा मान लिया किसने कर लिया, ऐसा नहीं। यू मस्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ। तो ये स्वामी जी प्रसन्न हुए थे उसके ऊपर कि मैंने भी अपने गुरुदेव के साथ 5 दीर्घ वर्ष तक संघर्ष किया। मैं कोई बात मानता नहीं था, सब प्रश्न पूछता था, पर बाद में जब उन्होंने स्वीकार किया तो पूर्ण स्वीकार किया। क्यों? ही वॉज फुल्ली कन्विंस्ड। तो इसके कारण उन्होंने कहा कि दैट इज वाई आई एम व्हाट आई एम। आज मैं यदि कुछ महान हुआ हूं और आज मेरी बातों से सब लोगों को विश्वास हो जाता है, क्यों? क्योंकि आई एम माई सेल्फ फुल्ली कन्विंस्ड। मैं पूर्णतः निश्चिंत हूं कि मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर मैंने पूर्ण विचार किया है, उस पर मैंने वाद विवाद किया है, सब कुछ ठीक से समझा है। अपने गुरु के साथ मैंने 5 साल तक झगड़ा किया, विवाद किया, फिर मैंने सब स्वीकार किया। तो इसलिए वो निवेदिता को पूरी छूट देते थे। तो इस प्रकार से ही 1895 में प्रथम मुलाकात के बाद, हम जानते हैं, इसके पहले हमने कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने जब थोड़ा सा और घनिष्ठता हुई तब अपनी चिंता प्रकट की कि भारत के लिए, भारत की नारियों के लिए उनको बड़ी चिंता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बहन किस प्रकार से आत्महत्या हो गई थी, उसमें आत्महत्या कर ली थी। तब से भारत की जो नारियों की स्थिति इतनी खराब है कि उनको आत्महत्या करना पड़ता है। तो उस प्रकार की सामाजिक स्थिति में से उनको बाहर लाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए वो सब योजना बना रहे थे। फिर उन्होंने अपनी वो योजना निवेदिता को बोला और हमने देखते हैं कि मिस मार्गरेट नोबल को बहुत ही इंस्पायरिंग लेटर वो लिखते हैं, बहुत ही प्रेरणादायी पत्र, जिसमें वो लिखते हैं, द होल वर्ल्ड इज बर्निंग विथ मिजरी, कैन यू स्लीप, let us call and call till the sleeping gods awake, till the God within answers to the call. Buddhas by the hundreds are necessary with eternal love and pity. Can you sleep? Let us call and call. ये कहा कि क्या तुम सो सकते हो? आज सारा विश्व, समस्त संसार दुख से जल रहा है, तो क्या तुम ऐसे चुपचाप रह सकते हो? तो आर यू रेडी? और फिर उन्होंने कहा, sacrifice, sacrifice, sacrifice. Sacrifice in the past has been the law. It will be alas for ages to come. The earth's best and bravest will have to sacrifice themselves for the good of humanity. बलिदान, 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 त्याग, 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 यही पूर्व का मूल मंत्र था, आज भी वही मूल मंत्र है। त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, तभी महान बातें हो सकेगी। आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस? क्या तुम बलिदान देने को तैयार हो? तो आओ, यहाँ पर मुझे एक संचालित चाहिए। मैं नारियों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, और उसके लिए देयर कैन नॉट बी बेटर पर्सन देन यू। तुमसे अधिक ज़्यादा उसको योग्य नहीं हो सकता। तो आ जाओ, सब छोड़ करके बलिदान दो अपना जीवन का और आ जाओ। अपनी तरफ से मैं तुमको ये पहले बता दूं, मैं सावधान कर देता हूँ, बहुत डिफ़िकल्टी होगी, बहुत मुश्किल होगी। यहाँ का समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। म्लेच्छ कह के तुमको पुकारेगा, तुम्हारी बहुत निंदा होगी और पग पग पर तुम्हें कठिनाइयाँ होगी। यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन जीवन है, गंदगी बहुत है। ये सब कुछ, यहाँ की सब वस्तु, इन सब के बावजूद, इन सब कठिनाई के बावजूद भी यदि तुम आना चाहते हो तो यू आर मच वेलकम, वेरी मच वेलकम। तो ज़रूर से तुम्हारा स्वागत है। और
सचमुच में मिस मार्गरेट नोबल आई, अपना सारा जीवन निवेदित कर दिया भारत माता की सेवा के लिए, भारत की सेवा के लिए, भारत की नारियों की शिक्षा के लिए, और आकर के 28 जनवरी 1898 को वो भारत पहुंची। और बाद में स्वामी जी ने कहा कि तुमको हमारा समाज तब तक स्वीकार नहीं करेगा, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है, यदि माँ शारदा देवी एक विधवा, उस समय विधवाओं के लिए तो कितने सारे रिस्ट्रिक्शन थे, वो भी ब्राह्मण, एक ब्राह्मण विधवा यदि तुमको स्वीकार कर लेती हैं तभी तुमको यह समाज स्वीकार करेगा। तो मिस मार्गरेट नोबल को बहुत चिंता थी कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और फिर 17 मार्च 1898 को वो माँ से मिली, और माँ ने उसको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, अपने पास बैठाया, अपने हाथ से खिलाया, और उसको बोला तू मेरे से आज, तो मेरी खुकी है आज से। खुकी माने छोटी बच्ची, बंगला में कहते हैं खुकी, छोटी बच्ची। और वो भी माँ को इसी प्रकार से मानने लगी, जैसे माँ से छोटी बच्चियाँ जिस प्रकार से व्यवहार करती हैं उस प्रकार से वो भी व्यवहार करने लगी। और मजे की बात ये, निवेदिता उस समय बंगला जानती नहीं थी, तो नई आई थी, बाद में उसने बंगला सीखा। अब शारदा देवी इंग्लिश नहीं जानती थी, और फिर भी दोनों के बीच में गजब है कम्युनिकेशन हो गया, ये दिल की बात एक दूसरे से हो गई। और निवेदिता लिखती हैं, ए डे ऑफ माई डे, ए डे ऑफ डेज, ऐसा लिखती है, डे ऑफ डेज माने मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन। वो ऐसा समझती है, इट वॉज ए ग्रेट डे, ए डे ऑफ डेज, महान दिन था कि जब माँ शारदा देवी ने मुझे स्वीकार किया। और माँ शारदा का स्वीकार करना मतलब भारत माता मुझे स्वीकार कर रही है। तो ये डे ऑफ डेज। उसके बाद में 25 मार्च 1898 को स्वामी विवेकानंद जी ने उसको दीक्षा दी, मिस मार्गरेट नोबल को। उसको नया नाम दिया निवेदिता, द डेडिकेटेड वन, जिसने सारा जीवन निवेदित कर दिया है। बहुत सुंदर नाम दिया, निवेदिता। और तब से वो सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाने लगी। और फिर 25 मार्च 1899 को उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी का उसके मंत्र दी, नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी का उसको दीक्षा दी। दोनों 25 मार्च, ये 1898, ठीक एक साल बाद उसको ब्रह्मचारिणी की दीक्षा दी। पहले मंत्र दीक्षा दी, फिर। और इस बीच में 13 नवंबर 1898 को एक ऐतिहासिक प्रसंग बना, जबकि सिस्टर निवेदिता जिसके लिए आई थी, बच्चियों के लिए उन्होंने स्कूल खोली, और उसका शुभारंभ माँ शारदा देवी के हस्तों द्वारा हुआ, शुभ हस्तों द्वारा, 13 नवंबर 1898 को। वो बाग बाजार में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया गया, वहाँ पर ये स्कूल खुली गई। बहुत डिफ़िकल्टी हुई, कोई बच्चियाँ मिलती नहीं थी। उस समय के ज़माने में 5-6 साल की उम्र में तो शादियाँ हो जाती थी बच्चियों की। और जो बाल विधवा होती थी 8 या 10 साल की, उसको तो लिए इतनी रिस्ट्रिक्शन थे, वो घूंघट डाल के भी बाहर नहीं जा सकती थी, घर के बाहर ही नहीं जा सकती थी। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे विधवाओं पर, बाल विधवाओं पर। ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत मुश्किल से घर घर जा कर के, आप मुझे अपनी बच्ची देना, मैं ले जाऊंगी, मैं आपको पहुंचा दूंगी, मैं ही खुद ले जाऊंगी, मैं उसको वहाँ पर खाना खिलाऊंगी, मैं उसको पढ़ाऊंगी, पर आपकी बच्ची दे दीजिए। सब ने ना बोल दिया। फिर मुश्किल से 8 या 10 बच्चियाँ, जिसमें से कुछ तो रामकृष्ण देव के भक्त थे, स्वामी विवेकानंद ने कहा तुमको बच्ची भेजना ही है। अरे बोले हमको जातिच्युत कर देंगे, ज्योतिच्युत कर देंगे तो कर देंगे, पर ये देना है तुम्हारी बच्ची को, जो होगा तुमको फेस करना है, पर देना है। ऐसा करके 8 या 10 बच्चों के द्वारा ये स्कूल प्रारंभ हुई। बाद में इसका नाम, अभी तो नाम उसका सिस्टर निवेदिता स्कूल है। तो ये निवेदिता स्कूल इस प्रकार से प्रारंभ हुई, और माँ शारदा देवी के आशीर्वाद से 13 नवंबर 1898 को ये हुआ। उसके बाद में सिस्टर निवेदिता ने बहुत काम किया। फिर 1898 में
स्वामी विवेकानंद कहा कि सबसे पहले भारत को समझना है तो सबसे पहले दो बातें करनी पड़ेगी। एक आदर्श, तुम अपनी बच्चियों को सिखाओगी भारतीय नारी बनाना, तो पहले तुम आदर्श भारतीय नारी बनो। तो आदर्श भारतीय नारी बनने के लिए जैसे भारतीय नारी बनती उसी प्रकार से तुम रहो। तो उसी प्रकार से रहती थी निवेदिता, एकदम जैसे आदर्श नारी रहती है, गरीब झोपड़ी में उस प्रकार से नीचे जमीन पर सोना, कोई बिछाना नहीं, कुछ नहीं, और इसी प्रकार से उपवास करना, एकादशी का उपवास करना, रोज तुलसी के पेड़ में जल डालना, ये जितनी भी यहाँ की प्रथाएं हैं, एक आदर्श इस प्रकार की महिला, वो खुद अपने बोले जब तक तुम नहीं बनोगी दूसरों को कैसे तुम आदर्श महिला बनाओगी, और हमको भारतीय महिला चाहिए, विदेशी महिला नहीं चाहिए, तो पहले तुम भारतीय बनो, फॉरगेट अबाउट इंग्लैंड। उसके लिए बहुत डांटा भी पहले स्वामी जी। धीरे 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 करके सिस्टर निवेदिता के मन में से इंग्लैंड को निकलवाया और भारत माता उनके लिए सब कुछ बन गई। भारत माता, भारत माता, भारत माता। ये स्वामी विवेकानंद ने जबरदस्त ट्रेनिंग दी। ऑफ कोर्स इट वाज वेरी कॉस्टली ट्रेनिंग। बहुत आंसू गिरा है निवेदिता के, बहुत आंसू गिरे, यहाँ तक कि वो स्वामी विवेकानंद बोले दूसरा कि भारत को समझना है तो भारत को देखना पड़ेगा। तो वो जब परिवार गए सारे भारत के परिभ्रमण में, विशेष करके कश्मीर में और क्षीर भवानी, अमरनाथ, ये सब जगह निवेदिता को ले गए थे। तो उस समय की बात है कि वहाँ से फिर अल्मोड़ा में कुछ दिन रहे, तो और भी कुछ उनके साथ महिलाएं थी, विदेशी शिष्याएं थी, और भी कुछ शिष्य थे। तो उसमें फिर दूसरे विदेशी शिष्यों ने कहा कि स्वामी जी इट इज़ टू मच, बहुत हो रहा है, बहुत रो रही है निवेदिता। तब स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, पहाड़ों में जाता हूँ तपस्या के लिए, एंड आई विल ब्रिंग पीस। बहुत डांटते थे निवेदिता को, इतना डांटते थे, इतना डांटते थे, बाकी लोग को भी सहन नहीं होता था कि कैसे वो सहन कर रही। पर वो आयरन लेडी थी, शी वॉज रियल आयरन लेडी, सब सहन करती, पर वो भी ब्रेक डाउन हो गई, वो भी रोना शुरू कर। तो स्वामी जी फिर गए, 2-3 दिन के लिए वहाँ पर गुफाओं में ध्यान करके वापस लौटे, बोले आई विल ब्रिंग पीस। और सचमुच में आए, और अल्मोड़ा में जिस ओकले हाउस में निवेदिता और बाकी महिलाएं रहती थी, वो ओकले हाउस का नाम अभी तो निवेदिता कॉटेज हो गया है, जहाँ निवेदिता रही थी उसका नाम अभी निवेदिता कॉटेज, पर उसका नाम उस समय उसका नाम ओकले हाउस था। बहुत ही सुंदर मकान है, गोल अलग टाइप का मकान। वहाँ पर एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद को प्रणाम किया, और स्वामी जी ने उस समय उसको सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। और निवेदिता बाद में लिखती अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि वो जो टच था, उस स्पर्श से पूरा मानो अज्ञान का पर्दा उनका खुल गया। उनको पता पड़ा कि क्यों स्वामी जी मुझे इतना डांटते थे। बहुत अद्भुत उनको शांति मिली, और एक मानो पूरा अज्ञान का पर्दा उनका खुल गया। बहुत सारी चीज़ें उनको क्लियर हो गई, वो एक ही टच से, एक ही स्पर्श से। तो जिस जगह पर स्वामी विवेकानंद ने वो आशीर्वाद दिया था, जिस पेड़ के नीचे, उस ओकले हाउस में, निवेदिता कॉटेज में, वहाँ अभी कुछ वर्ष पहले सिस्टर निवेदिता की बहुत सुंदर प्रतिमा का वहाँ पर इंस्टॉलेशन हुआ है। अभी 2 साल पहले जब मैं गया था तब देख करके आया, बहुत सुंदर प्रतिमा है। तो ये उसी जगह पर ये हुआ। इस प्रकार से स्वामी जी ने उसको बहुत ट्रेनिंग दिया। अमरनाथ में भी गए थे, साथ में ले गए थे, ये सब जगह पर पूरी वो जो उनका जो ट्रैवलर था, जो उनके साथ जो उन्होंने तीर्थ भ्रमण किया, तीर्थ भ्रमण के बारे में निवेदिता ने अलग से किताब भी लिखी है, और वो अभी जो कुछ भी लिखा था वो अभी 9th वॉल्यूम जो कंप्लीट वर्ष का आया है उसमें उसको समाविष्ट कर दिया गया है। तो ये अलग से भी किताब है निवेदिता की, उसमें वो सब मिलता है। और बाद में सिस्टर निवेदिता ने इस प्रकार से शिक्षण का कार्य किया। फिर बीच में 1899 में जब स्वामी जी गए विदेश, तो उनके साथ विदेश गई, और विदेश में उनका कार्य था कि वहाँ के स्कूल के लिए यहाँ तो चंदा मिल नहीं रहा था, तो डोनेशन लाना ये भी एक उद्देश्य था, और स्वामी जी के साथ भी जाकर के वहाँ के भी कुछ जगह देखने का था। तो स्वामी जी उनके साथ ले गए थे, निवेदिता, तुरानंद जी, ये तीनों गए थे। बाद में निवेदिता फिर अलग हो गई और
को डोनेशन कलेक्शन करने लग गई। ये करके बाद में वो 1902 में फरवरी में वो विदेश से वापस लौटे। स्वामी जी तो 1900 में ही वापस लौटे थे। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने महासमाधि ली। उसके 2 दिन पहले सिस्टर निवेदिता आई। उस दिन एकादशी थी, आज भी एकादशी है, उस दिन एकादशी थी। तो उस दिन स्वामी जी मान लो अलग स्वरूप था। मानो उनको तो मालूम ही था, उनके कुछ दिन पहले उन्होंने पंचांग भी मंगा लिया था, कह भी दिया था कि बस अब मेरा शरीर जब जाएगा तो उस पेड़ के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे, गंगा के किनारे वो वहाँ पर अग्नि संस्कार करना। किसी को विश्वास नहीं हुआ था, पर वहीं पर फिर बाद में अग्नि संस्कार किया गया। अभी जहाँ स्वामी विवेकानंद का मंदिर है उसी जगह स्वामी जी ने कहा था अग्नि संस्कार करना, वहीं अग्नि संस्कार किया गया और उसी जगह पर स्वामी विवेकानंद का मंदिर है। और वो विल वृक्ष जो है उसी जगह पर दूसरा विल वृक्ष था, उसके नीचे स्वामी जी बैठ कर के बोले थे कि यहाँ पर मेरा अग्नि संस्कार करना। तो ये सब पर इसके 2 दिन पहले की बात है, 2 जुलाई की बात है कि निवेदिता आई थी, एकादशी थी, स्वामी जी का फास्ट था। स्वामी जी कुछ खाया नहीं, पर निवेदिता को भरपेट खिलाया, अपने हाथ से खिलाया तो खिलाया, प्रेम से बहुत खिलाया। उसके बाद में निवेदिता हाथ धोने जा रही थी, स्वामी जी ने खुद ने उनके हाथ धुलवाए। निवेदिता बोली, स्वामी जी मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, आप मेरे गुरु हैं और आप मेरी सेवा कर रही हैं तो ठीक नहीं है। स्वामी जी ने कहा, क्यों? क्राइस्ट ने अपने शिष्यों के पैर नहीं धोए थे? सिस्टर निवेदिता बोलने वाली थी, पर वो तो उनका अंतिम दिन था, मुंह में ही रह गया। पर सचमुच ये भी अंतिम समय था, मुंह में ही रह गया, बात बोले नहीं, पर सचमुच में ये अंतिम समय था। मानो स्वामी जी ने अपने शिष्यों की भी सेवा की, केष्टा आदि मजदूरों की सेवा की, दरिद्र नारायण की भी सेवा की, शिष्य नारायण की भी सेवा की, सबकी सेवा करके गए। इस प्रकार से निवेदिता को बहुत उन्होंने डांटा था, पर आखिरी में इस प्रकार से शांति दे करके गए। उनको सब कुछ ट्रेनिंग, बढ़िया ट्रेनिंग दे करके गए। अंत में उनको बहुत प्रेम दे करके गए। ये 2 जुलाई के बाद 4 जुलाई को उनका शरीर गया। और उसी दिन 5 जुलाई को निवेदिता को स्वप्न आया, सुबह सुबह श्री रामकृष्ण देव ने दूसरी बार शरीर त्याग दिया। और उसके तुरंत थोड़ी देर बाद ही उनको संदेश मिला, स्वामी ब्रह्मानंद जी की नोट मिली कि अवर स्वामी जी हैज़ लेफ्ट हिज बॉडी लास्ट नाइट 9 o'clock। पर इन्होंने स्वप्न में देख लिया कि श्री रामकृष्ण ने दूसरी बार, श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद एक ही है, ये भी उनको अनुभूति उस ड्रीम के द्वारा हुई। श्री रामकृष्ण देव ने दूसरी बार शरीर त्याग दिया, बहुत आहत हुई। फिर आई यहाँ पर स्वामी जी के जो वहाँ पर उनका देह रखा गया तो उसके पास में पड़ी रही, पंखा करती रही, रोती रही। फिर बाद में अग्नि संस्कार जब किया गया तो मन में सोचती थी कि यह जो उनका गेरुआ कपड़ा, उसका कुछ टुकड़ा मिल जाता तो मिस मैकलाउड को दे देती स्मृति के रूप में। आश्चर्य की बात, अभी मन में सोच रही है कि एक टुकड़ा, सारा शरीर जल रहा था, कपड़ा भी जल रहा था, उसका छोटा टुकड़ा उड़ करके उसकी गोद में आया तो उसने सिर पर लगाया, उसको रखा, बाद में उसको मिस मैकलाउड को दिया स्मृति के रूप में। इसके बाद में निवेदिता का हमको दूसरा स्वरूप मिलता है। फिर निवेदिता ने 2 महीना तो उनको लगा इस शौक से बाहर में, फिर एक अलग स्वरूप उसका हो गया, मानो एकदम शेरनी हो गई। और उसके बाद उसके लेक्चर में भी मानो स्वामी जी उसके शरीर में प्रवेश गए, जो भी होगा उनके लेक्चर्स में भी बहुत पावरफुल लेक्चर्स होने लग गए। और उन लेक्चर टूर शुरू किया और 1902 में ही, और अक्टूबर में आई वो 13 से 19, 21 से 27, 24, 21 से 25 अक्टूबर वो बड़ौदा में थी। तो लोग उसके लेक्चर सुन करके आप प्रभावित हो गए। फिर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से वो मिली उस समय। पहली मीटिंग में तो सयाजीराव गायकवाड़ माने नहीं, तो उनको थोड़ी चिंता हुई कि मेरा, वो संदेश देना चाहते थे कि हमको अब जल्दी से हमको ब्रिटिश को रवाना करना है, फ्रीडम चाहिए, उसके लिए सब राजाओं से मिल रही थी। पर लास्ट दिन में शायद सयाजीराव गायकवाड़ ने बोला कि वो पूरा सहकार देंगे, तब उसे प्रसन्न हुई थी। और 4 दिन उनके बहुत कार्यक्रम हुए, सारे देश में पावरफुल लेक्चर्स देना शुरू किया, अग्निमय भाषण। परंतु ये जो उसने पॉलिटिक्स में वो कूद गई,
तब एक बहुत बड़ी दर्दनाक बात हुई कि उसको रामकृष्ण मिशन से रेजिग्नेशन देना पड़ा। ब्रह्मानंद जी महाराज उसको बुलाया कि देखो, स्वामी विवेकानंद ये रामकृष्ण मिशन शुरू करके गए हैं। पहले से उन्होंने कहा था ये आध्यात्मिक संस्था है, नॉट इवन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो सन्यासी यहाँ पर आते हैं आत्मोन्मोक्षार्थम जगदिताय च, इस उद्देश्य के साथ आते हैं। इवन जो रिवोल्यूशनरी पहले थे उनका भी जीवन बदल जाता है, बाद में उनको पॉलिटिक्स से कंप्लीट कट ऑफ कर देना पड़ता है, तब जाकर के यहाँ आध्यात्मिक साधक के रूप में उनको यहाँ जगह मिलती है। तो अब तुम्हारे पास दो ही चारा है, या तुम पॉलिटिक्स छोड़ो या तुम रामकृष्ण मिशन छोड़ो। सिस्टर निवेदिता के मन में यही था कि स्वामी विवेकानंद का सपना था भारत को जल्दी से जल्दी आज़ाद करना है, मैं स्वामी जी का ये सपना पूरा करने के लिए अपना जीवन बलिदान दे दूंगी। ये उसने पहले से निर्णय किया था, उसके लिए पॉलिटिक्स के सिवा नहीं होगा। उस समय 1905 का बंग आंदोलन शुरू हो गया था और वो सब क्रांतिकारियों को बहुत मदद कर रही थी। तो उसने बाद में एक बहुत बड़ा उसको एक कड़वा स्टेप लेना पड़ा, रामकृष्ण मिशन से उसने रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये उसका रहस्य है। कई लोग पूछते हैं कि सिस्टर निवेदिता इतनी डेडिकेटेड है, उसको रामकृष्ण मिशन से क्यों उसने रेजिग्नेशन दिया? कारण ये है कि उसके पास चारा नहीं था, क्योंकि रामकृष्ण मिशन कंप्लीटली एलूफ फ्रॉम पॉलिटिक्स, बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं जाता है। कोई भी उसका मेंबर पॉलिटिक्स में जाएगा तुरंत उसको या तो निकाल दिया जाएगा या उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। इसलिए मुझे प्रश्न पूछा था जब रामकृष्ण मिशन की सेंटेनरी सेलिब्रेशन थी, मोस्ट प्रॉबली इट वाज 3 फरवरी 1898, तो एक क्वेश्चन आंसर सेशन में किसी ने पूछा, भाई रामकृष्ण में साधु लोग क्यों पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं करते हैं? और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का सपना था नया भारत बनाते हैं, स्वामी जी ने जो बताया था उसके अनुसार क्यों पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं? तो मैंने यही कहा था नम्रतापूर्वक, भाई हम लोग स्वामी विवेकानंद का जो आदेश पालन कर रहे हैं अपनी तरह से, स्वामी जी का संदेश को हम भी उसको उन्होंने जो सेवा का संदेश दिया वो सेवा हम भी कर रहे हैं, पर अपनी तरह कह रहे हैं जैसा स्वामी जी ने हमको दिया था। पर स्वामी जी ने हमको बोला है कि पॉलिटिक्स से दूर रहने के लिए। और सिस्टर निवेदिता ने जो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया इसलिए उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा। यू कैन नॉट ज्वाइन पॉलिटिक्स बिफोर रिजाइनिंग फ्रॉम रामकृष्ण मिशन, ये नियम है। तो आई वॉन्ट टू बी इन रामकृष्ण मिशन, सो आई डोंट वॉन्ट टू एंटर पॉलिटिक्स, देयर इज नो अदर वे आउट। और उसका एक कारण है, ये आध्यात्मिक संस्था है, तो इसलिए ये उसका उत्तर है। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई उस समय भी जब गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, महापुरुष महाराज को बोला क्यों आप लोग पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेते, गांधी जी इतना अच्छा काम करे। बोले हमको पूरी उसके साथ सिंपैथी है, हम उनके साथ हैं, पर हम उसमें भाग नहीं ले लेंगे। हमारा काम है मैन मेकिंग इज माई रिलीजन, स्वामी जी ने कहा था, मनुष्य बनाना। और फिर मैंने उस समय वहाँ पर भी यही कहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि हमको देश की जो स्थिति है उससे हमको चिंता नहीं होती है, उसके लिए हम रोते नहीं हैं, उसके लिए हमको दुख नहीं है, पर हम पॉलिटिक्स में भले भाग न लें, हम भले चीफ मिनिस्टर न बन सके, हम प्राइम मिनिस्टर न बन सके, हम मिनिस्टर न बन सके, IAS ऑफिसर न बन सके, IPS, बट वी कैन मेक बेटर प्राइम मिनिस्टर्स, बेटर चीफ मिनिस्टर्स, बेटर IAS ऑफिसर्स, बेटर IPS ऑफिसर्स फ्रॉम द यूथ लाइक यू। ये मैंने कहा था कि आप लोग को आज युवा सम्मेलन क्यों बुलाया है कि आप लोगों में ये त्याग और सेवा की भावना आने से you can be a very good leader and then you can do work for the nation. Our work is not to work for the nation, our work is to prepare the man who will work for the nation. ये हमारा काम है, मैन मेकिंग इज माई रिलीजन। तो ये हम लोग इसलिए हम लोग पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रहते हैं। ये हमने सोल्यूशन उस समय भी कहा था, अभी भी कुछ लोग ऐसे निकालते रहते हैं क्यों रामकृष्ण मिशन, क्यों पॉलिटिक्स। अरे स्वामी विवेकानंद खुद ये नियम करके गए हैं, पॉलिटिक्स से कोई हमारा कनेक्शन नहीं रहेगा, और यदि रहेगा तो निवेदिता के समान उसको रेजिग्नेशन करना पड़ेगा। जो भी हो, निवेदिता के बाकी की बातें कल करेंगे, आज यहाँ समाप्त करें।